डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं और वो टॉपिक हमारा है सेल साइकिल। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल डिवीजन, देखिए हम लोग जब जन्म लेते हैं तो एक छोटे से बॉडी के साथ आते हैं दुनिया में, फिर धीरे धीरे हमारा क्या प्लसाइज बढ़ जाता है। तो ये जो हमारा ग्रोथ है वो क्यों होता है? तो निश्चित तौर पर हम कैसे कैसे बड़े होते हैं, मतलब एक स्मॉल बॉडी कन्वर्टेड इनटू अ लार्ज बॉडी ड्यू टू इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सेल्स एंड नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस ड्यू टू सेल डिवीजन मींस वो प्रोसेस जिससे हमारा सेल का संख्या बढ़ता है उसको क्या कहते हैं? सेल डिवीजन कहते हैं, राइट। और सेल डिवीजन के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले सेल डिवीजन के लिए हमारे सेल का ग्रोथ होना चाहिए। सेल के जेनेटिक मटेरियल दैट इज कॉल्ड जीनोम, उसका क्या होना चाहिए? अमाउंट डबल होना चाहिए, तभी हमारा 1 से 2 नॉर्मल सेल बनेगा। तो कहीं ना कहीं हमारा बॉडी का सेल जो एक नॉर्मल सेल है उससे 2 सेल बनना, 2 से 4 सेल बनना, जिसके कारण हमारा बॉडी का ग्रोथ होता है, ये सेल डिवीजन के कारण होता है। अब देखिए सेल डिवीजन के कारण जब होता है, ठीक है, हमारा ग्रोथ होता है, बट ये सारी चीजें जो हमारे हो रहे हैं वो सभी क्या जेनेटिकली कंट्रोल्ड कैरेक्टर है, ये कहीं बाहर से नहीं होता, ये जेनेटिकली कंट्रोल्ड कैरेक्टर है। अब देखो ग्रोथ कैसे करेगा? कहीं ना कहीं बहुत सारे सीक्वेंसेस आएंगे। जैसे समझ के देखिए, एक बच्चा जब जन्म लेता है तो क्या आपको लगता है जन्म लिया तो क्या वो नया जनरेशन ला सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि उसको धीरे धीरे ग्रो करना पड़ेगा, उसको मैच्योर्ड होना होगा। ऑन मैच्योरिटी इट विल अचीव सेक्सुअल कैरेक्टर एंड देन अ न्यू जनरेशन कम्स, ठीक है। तो कहता है कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है धीरे धीरे उसका ग्रोथ होता है, मैच्योरिटी आती है, सेक्सुअल सेक्सुअल कैपेसिटी को क्या करता है? एक्वायर करता है, गेन करता है, तब उसके अगला जनरेशन आता है। तो अगर हम ये कहें कि सेल अगर डिवाइड करेगा तो आपको क्या लगता है कि सेल डिवीजन करेगा तो एक नया सेल जब बना होगा तो फिर से उसको डिवीजन में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ग्रोथ करना पड़ेगा। नॉर्मली उसमें सारे सीक्वेंसेस आएंगे, हाँ। तो इसी को ये सारे जो इविडेंसेस हैं, सारे जो सीक्वेंस वाइज इविडेंसेस आते हैं, एक नॉर्मल ग्रोथ, जेनेटिकल सबस्टांसेस का इंक्रीज करना, फिर सेल डिवीजन में जाना, ये सारी चीजें जो कंप्लीट किसी सेल का लाइफ की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड सेल साइकिल। देखिए इसी चीजों को एनसीईआरटी ने कितने बेहतर ढंग से लिखा है। उसने कहा है सीक्वेंसेस ऑफ इवेंट्स, मैंने जो कहा वही है, ये सीक्वेंसेस में क्या इवेंट्स यानी घटनाओं का सीक्वेंस है इन बीच जिसमें कि सेल डुप्लीकेट करता है किसको? जीनोम यानी जेनेटिक मटेरियल्स को और अदर कंस्टिट्यूएंट्स को और दूसरी भी चीजों को। और उसमें क्या कहता है कि इवेंचुअली यानी घटना क्या होता है कि एक सेल 2 डॉटर सेल में डिवाइड कर जाता है, इसी को सेल साइकिल कहते हैं, राइट। अब देखिए मतलब क्या होता है कि वो सारी एविडेंसेस, वो सारी घटनाएं जो सीक्वेंस में होती है, जिसमें सारी चीजें जेनेटिक मटेरियल्स इंक्लूडिंग ऑल थिंग्स प्रेजेंट इन सेल आर डुप्लीकेटेड एंड वन सेल डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल्स नोन एज सेल साइकिल, राइट। अब आइए सेल साइकिल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेल साइकिल जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, है ना, सेल साइकिल स्टडीड बाय हॉवार्ड एंड फेले। क्वाड्रेंट पहले से हमने पढ़ा था सेल साइकिल। अब देखिए सेल साइकिल क्या है? पूरे सेल का लाइफ साइकिल। हमने क्या कहा कि सेल के लाइफ की 2 तरह की बातें होंगी, एक डिविजनल फेज आएंगे और दूसरा क्या होगा? जो डिवीजन के बीच का फेज आएगा, मतलब उसमें ग्रोथ भी होंगे, जेनेटिक मटेरियल्स का फॉर्मेशन भी होगा, सेल डिवीजन के लिए प्रिपरेशन भी होगा। ये सारी चीजों को एक साथ हम क्या बोलते हैं? हम इसे कहते हैं इंटरफेज। मींस 2 लगातार डिविजनल फेज के बीच का जो स्टेज है उसे हम इंटरफेज कहते हैं। और इस इंटरफेज में सोचिए मैक्सिमम टाइम ऑफ सेल साइकिल इज स्पेंट इन इंटरफेज। राउंड अबाउट 95% ड्यूरेशन इज इन्वॉल्वड इन इंटरफेज एंड ओनली 5% ड्यूरेशन स्पेंट इन डिविजनल फेजेस। अब आइए बात करते हैं कि इंटरफेज में क्या होगा, इंटरफेज में होते क्या है। तो देखिए इंटरफेज जो हम 2 लगातार डिविजनल फेज के बीच की जो बात करते हैं हम, जैसे हम इंटरफेज कहते हैं, मतलब the phase present between 2 successive divisional phases called interphase, and this interphase is divided into 3 successive phases. First one is G1 phase, right? Second one is S phase. Most important phase is S phase, means synthetic phase, and last one phase of interphase is G2 phase. G1 phase is also called growth 1 phase or gap 1 phase. S phase is known as synthetic phase and G2 phase is known as gap 2 or growth 2 phase. आइए हम बारी बारी से बात करते हैं होता क्या है। हाँ, एक बात और यहाँ पे जरूर ध्यान देंगे कि देखिए अगर हम ये कहें कि G1 फेज में अगर हमारी सारी चीजें डुप्लीकेट्स होती हैं, हाँ, सारी चीजों का डुप्लीकेशन होता है। आइए देखते हैं
यहाँ पर जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम है, पेरोक्सिसोम्स हैं, आरएनए है, प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स हैं। ये सभी चीज़ों का क्या होता है? सिंथेसिस होता है। तो नो डाउट सेल का क्या होगा? नॉर्मल ग्रोथ होगा। लेकिन ध्यान रखें कि कभी हाँ, ये कह सकते हैं कि इस फेज में क्या होगा? सेल नो डाउट मेटाबॉलिकली क्या होगा? एक्टिव होगा। इसमें कोई शक नहीं है, ये मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज होंगे। हाँ, एक्टिव फेज है, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, तो आइए इसको अलग अलग से लिख लेते हैं। हाँ, फर्स्ट वन इज G1 फेज। G1 फेज मींस ग्रोथ वन फेज, इसको कह रहे हैं ग्रोथ वन फेज, राइट? ग्रोथ वन फेज, इसमें क्या हो रहा है? मैंने बोला कि ये लॉन्गेस्ट फेज नहीं, सबसे बड़ा फेज है, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ इंटरफेज का सबसे लंबा फेज है, नो डाउट सबसे लंबा फेज है। और होता क्या है इसमें? मैंने क्या बोला? राउंड अबाउट ये भी कह सकते हो कि प्रेजेंट बिटवीन माइटोटिक फेज एंड एस फेज, ये भी कहा जा सकता है। क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं, है ना? और आप कह सकते हैं इन दिस फेज, है ना, आरएनए, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, और क्या होंगे? मैंने बोला ER, लाइसोसोम, etc आर सिंथेसाइज्ड, नो डाउट होते हैं, राइट? दूसरा क्या आएगा हमारा? सेकंड हमारा जो इंटरफेज का स्टेप होता है वो क्या होता है? एस फेज होता है। सेकंड वन इज एस फेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज हमारा एस फेज, हाँ। दैट वन इज लॉन्गर फेज ऑफ इंटरफेज, लॉन्गर फेज ऑफ इंटरफेज, राइट? और देखिए इसमें क्या होता है? इन दिस फेज DNA प्लस हिस्टोन प्रोटीन्स along with, इसके साथ और भी along with centrioles, kinetochores are duplicated, मीन्स यहाँ पर ये सारी चीजें डबल हो जाती हैं, इसमें कोई शक नहीं, है ना? इसमें DNA, हिस्टोन प्रोटीन्स, उसके साथ साथ सेंट्रियोल्स, कैनिटोकोर्स, ये सारी चीजें डुप्लीकेट होती, डबल होती है। यहाँ एक और बात ध्यान देने की चीज होती है कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स और GC गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये तीनों चीजों को बनाने के लिए जो एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं वो इसी फेज में बनता है। ध्यान रखें कि एस फेज वो इंपॉर्टेंट फेज है जहाँ पर ऑल रिक्वायर्ड एंजाइम्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ mitochondria, plastids and GC are synthesized in this phase. This is the most important and careful matters. Careful, ध्यान देंगे, carefully इस पर केयर करेंगे, आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर वो सारी चीजें बन जाती है। इसलिए G2 फेज में जब हम पढ़ते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स और ये, तो सवाल ये भी रहता है कि वहाँ क्यों बनेगा, हाँ? तो निश्चित तौर पे उसको बनाने वाले सारे एंजाइम्स हमारे एस फेज में बन चुके होते हैं। ओके, तीसरा कहता है G2 फेज, जिसे हम कहते हैं ग्रोथ टू फेज। ओके, ग्रोथ टू फेज। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम ग्रोथ टू फेज कहते हैं तो देखिए, अगर हमारा इस फेज में सारे जेनेटिक मटेरियल्स बन चुके हैं तो नो डाउट क्रोमोसोमल सबस्टेंस बन चुके हैं, जेनेटिक मटेरियल्स का अमाउंट डबल हो गया है। हम इस पर चर्चा करेंगे, अमाउंट डबल हो गया, नंबर नहीं, क्यों वो भी हम देख लेंगे। लेकिन फिलहाल अगर वो हो गया है देन सेल डिवाइड करेगा। ये नेचर का रूल है कि कभी भी एक सेल में डबल अमाउंट में जेनेटिक मटेरियल्स नहीं रह सकता। तो अगर इस फेज ऑपरेट हो गया तो नो डाउट सेल डिवीजन में जाएगा, और सेल डिवीजन के लिए जो प्रिपरेशन है, उसी को हम कहते हैं G2 फेज और गैप टू फेज। नो डाउट G1 इज द लॉन्गेस्ट फेज, S फेज इज द लॉन्गर फेज एंड G2 फेज इज द लॉन्ग फेज। नॉर्मली ये तीनों में सबसे छोटा है, बट डिविजनल फेज से तो बड़ा है, तो आप इसको कह सकते हैं लॉन्ग फेज ऑफ इंटरफेज, राइट?
इससे क्या होगा, देखो डिविजनल के लिए जो जरूरी है, डिवीजन के लिए जो जरूरी है वो बनेंगे, जैसे स्पिंडल फाइबर, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ब्लास्टिड्स, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, स्पिंडल fibers are synthesized along with RNA and non-stone proteins. Non-stone proteins, ठीक है, ये सभी चीजें होती है। मतलब G2 फेज वो फेज है जिसमें डिवीजन की सारी तैयारी की जाती है। एनर्जी का सोर्स माइटोकॉन्ड्रिया, ब्लास्टिड्स, डिवीजन के लिए जो तैयार होते हैं क्रोमोसोम्स को डिवाइड करने के लिए, दैट इज कॉल्ड स्पिंडल फाइबर्स। वो सारी चीजें चूंकि साइटोकाइनेसिस में हमारा प्लांट सेल में गोल्गी कॉम्प्लेक्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है फ्लैग्मोप्लास्ट बनाने के लिए, इसलिए यहाँ पर जीसी का भी क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। उसके साथ साथ हमारा आरएनए प्लस नॉन-स्टोन प्रोटीन्स का यहाँ पर सिंथेसिस होता है। दिस इज वेरी इजी प्रोसेस। अब आइए कुछ स्पेशलाइज बात करते हैं। क्या, आइए पीछे देखते हैं, कहता है क्या, ये जो हमारा सेल साइकिल का फिगर है, जरा ध्यान दें। कहता है कि जैसे हमने जीवन परफॉर्म किया, एस परफॉर्म किया, दैट इज द मोस्ट। अब एक बात यहाँ पे जरूर है, वन थिंग इज मोर इंपॉर्टेंट हियर, दैट अ सेल प्रेजेंट इन जीवन, देन दैट सेल मस्ट टू क्रॉस एस फेज। ये बहुत बड़ा बैरियर है किसी भी सेल का कि जीवन के बाद एस में जाए। अगर इस फेज में वो नहीं जाएगा तो जेनेटिक मटेरियल्स कभी डुप्लीकेट होगा नहीं और सेल डिवीजन नहीं जाएगा। ये समझ लीजिए। तो कहा जाता है कि जीवन से एस में जाना ये इसके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। तो जीवन फेज को रोकना, यानी इस फेज को, जीवन फेज को हम क्या करें, स्टॉप कर दें, है ना। जीवन फेज को हम यहाँ पे क्या करें, रोक दें। तो जीवन फेज को स्टॉप करना, दैट इज कॉल्ड चेक करना, दैट इज कॉल्ड जीवन चेक पॉइंट्स, राइट, जीवन चेक पॉइंट्स। अब देखिए इससे आपको एक क्वेश्चंस है ना, एक क्वेश्चंस आपको यहाँ से चेक पॉइंट से पूछा गया 2016 में इस क्वेश्चन है ना, कि किसी भी सेल का जो बैरियर है वो क्रॉस करेगा तभी जाएगा, और बैरियर क्या है, तो जीवन बैरियर है, दैट इज कॉल्ड जीवन चेक पॉइंट्स। और इसको हम जीवन बाई एस में लिखते हैं, मतलब जीवन को क्रॉस करके क्या चला जाएगा, एस में चला जाएगा। अब एक बात सोचिए, अगर कोई सेल G1 में ही रह जाए, मतलब मेटाबॉलिकली एक्टिव है, सारी फिजियोलॉजी परफॉर्म होंगे, ऑल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज विल बी परफॉर्म, बट नेवर प्रोसीड इन डिवीजन ड्यू टू लैक ऑफ एस फेज। अगर इस फेज के लैक होने के कारण अगर सेल डिवीजन में नहीं जा रहा, दैट मींस वो मेटाबॉलिकली एक्टिव है लेकिन अब वो यहीं पे रुक गया, वैसे सेल जो इस मशीनरी को, इस सिस्टम को फॉलो नहीं करे तो उसको क्या बोलेंगे हम। जैसे कोई बच्चा जन्म लिया, रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेगा, उसका ग्रोथ लगातार हो रहा है, तो क्या होगा, उसका अगला जनरेशन आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि उसमें सेक्सुअल कैरेक्टर आया नहीं, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर उसमें डेवलप हुआ नहीं। तो उसी तरह से एस फेज हमारा क्या है, 100% ये क्या है, जो जेनेटिक मटेरियल्स को इंक्रीज करता है। जेनेटिक मटेरियल्स का इंक्रीज करना मतलब क्या होता है, सेल का डिविजनल फेज में जाना। तो अगर ये इस फेज को नहीं जा सकता कोई सेल, जीवन में ही रह गया और वो आगे जाने रहा, दैट इज कॉल्ड G0 फेज। मतलब वो सेल जो एक ही फेज में स्टैटिक है, वो आगे फॉलो नहीं कर रहा, उसको G0 में मानते हैं। और G0 को क्या बोलते हैं हम, क्विसेंट फेज भी कहते हैं। और देखिए क्विसेंट फेज G0 फेज को बोला जाता है। और इसमें वही हमारा NCERT एक एग्जाम्पल देता है, वो है कार्डियक सेल, मतलब जो बाय बर्थ है ना, नंबर ऑफ सेल्स वी हैव गॉट बाय बर्थ नेवर इंक्रीज इन होल लाइफ। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल देता है वो है कार्डियक सेल। कार्डियक सेल कभी भी हमारे लाइफ में दोबारा डिवीजन नहीं करता। ओके, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो कि हम लोग को ध्यान रखना। दूसरा हमारा नर्व सेल भी होता है, नर्व सेल भी हमारे लाइफ में कभी दोबारा डिवीजन नहीं करता है, ये भी ध्यान रखेंगे, है ना। नेक्स्ट वन, ओके, तो यहाँ पे ये सारी चीजें हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सेल डिवीजन की। ओके, थैंक यू।